नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, जी। खासकर केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस पर। दो बहुत ही अहम चीजें हैं, एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच और इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू। हाँ, डेल्टा एच और डेल्टा यू। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है हमेशा। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही बताती है कि इनके बीच रिश्ता तो है पर सीधा नहीं। बिल्कुल। कभी ये लगभग बराबर होते हैं, तो कभी इनमें अच्छा खासा फर्क होता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस गुत्थी को सुलझाएं। कि कब डेल्टा एच और डेल्टा यू एक जैसे हैं और कब नहीं। हाँ, खासकर जब रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा हो, जो लैब में अक्सर होता है। तो सवाल यही है, क्या हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें सावधान रहना होगा? एक जरूरी सवाल है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहले एंथैल्पी को याद करते हैं। एच, इसे क्या कहते हैं? सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट। हाँ, कह सकते हैं। और इसका जो इंटरनल एनर्जी यू से रिश्ता है वो है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अच्छा, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। जी। और ये जो पीवी वाला हिस्सा है ये वो एनर्जी है जो सिस्टम को अपनी जगह बनाने या कह लें माहौल पर काम करने के लिए चाहिए। पर केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में हम अक्सर बदलाव में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना? बिल्कुल। एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा चेंज महत्वपूर्ण है। तो जब सिस्टम बदलता है तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच और इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू के बीच का रिलेशन क्या है? वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। सही। और जैसा हमने कहा, ज्यादातर रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, तो ये समीकरण थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, पी कांस्टेंट है तो वो डेल्टा के बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये पी डेल्टा वी, यहीं पर सारी बात है शायद। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो टर्म है पी डेल्टा वी जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को दिखाता है कांस्टेंट प्रेशर पर। और यही डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच के अंतर की वजह बनता है। अच्छा। और इसकी कीमत कितनी होगी ये इस पर निर्भर करता है कि रिएक्शन में कौन सी चीजें शामिल हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। हाँ, क्योंकि सबका बर्ताव अलग होता है। एग्जैक्टली। यही बारीकी से देखना होगा। ठीक है, तो अलग अलग केस देखते हैं। मान लीजिए पहला केस, जहां रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स भी सॉलिड लिक्विड, प्रोडक्ट्स भी सॉलिड लिक्विड। हाँ, तो इन चीजों के बारे में हम क्या जानते हैं? इनके वॉल्यूम के बारे में? हम जानते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स बहुत कम कंप्रेस होते हैं, मतलब दबते नहीं हैं आसानी से। हाँ, उनका वॉल्यूम प्रेशर से ज्यादा बदलता नहीं। और रिएक्शन के दौरान भी उनके वॉल्यूम में जो बदलाव आता है डेल्टा वी, वो बहुत ही मामूली होता है, लगभग न के बराबर। तो अगर डेल्टा वी लगभग 0 है, तो पी गुणा डेल्टा वी भी 0 ही होगा, है ना? प्रेशर चाहे कुछ भी हो। एकदम सही। पी डेल्टा वी टर्म लगभग 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा समीकरण डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या बन गया? वो बन गया डेल्टा एच अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा यू, मतलब लगभग बराबर। अच्छा, तो जिन रिएक्शंस में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड होते हैं, उनमें एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज करीब-करीब एक जैसे होते हैं। जी हाँ, रिसर्च भी यही कहती है। क्योंकि वॉल्यूम बदलने में कोई खास काम हुआ ही नहीं, तो जो टोटल चेंज है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर ही है। ये तो बहुत जरूरी बात पता चली। मतलब अगर रिएक्शन में सिर्फ ठोस और तरल है, तो चिंता की बात नहीं, डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग सेम ही है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? क्या होता है जब गैसें आ जाती हैं? हाँ, गैसें मामले को बदल देती हैं। वो कैसे? देखिए, गैसें सॉलिड और लिक्विड से बहुत अलग हैं। उनका वॉल्यूम तो टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और रिएक्शन में तो गैस बन भी सकती है या इस्तेमाल भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी वो 0 नहीं होगा, वो अच्छा खासा हो सकता है। तो गैस वाले रिएक्शंस के लिए हम पी डेल्टा वी को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हमारा समीकरण डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी पूरी तरह से लागू होगा। जी। अब सवाल यह है कि इस पी डेल्टा वी को गैसों के लिए कैसे समझें, खासकर तब जब गैस के मोल्स बदल रहे हों। मान लीजिए शुरू में N1 मोल गैस थी और बाद में N2 मोल गैस हो गई। हाँ, यहीं पर आइडियल गैस लॉ पीवी बराबर एनआरटी हमारी मदद करता है। अच्छा, आइडियल गैस लॉ पीवी बराबर एनआरटी। अगर हम मान लें कि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर T और कांस्टेंट प्रेशर
P पर हो रहा है और गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही हैं। जो कि अक्सर एक ठीक ठाक अनुमान होता है। हाँ, कई मामलों में। तो हम शुरू के गैसीय रिएक्टेंट्स के लिए लिख सकते हैं PV1 बराबर N1 RT। V1 उनका वॉल्यूम है। और बाद के गैसीय प्रोडक्ट्स के लिए PV2 बराबर N2 RT, V2 उनका वॉल्यूम। बिल्कुल। अब इन वैल्यूज को हमारे डेल्टा H वाले समीकरण में डालते हैं। हमारा समीकरण था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जिसे हम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1 या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 PV1 लिख सकते हैं। सही। अब PV2 की जगह N2 RT और PV1 की जगह N1 RT रखते हैं। तो ये हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 RT माइनस N1 RT। हाँ, अच्छा, हाँ, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 RT। एग्जैक्टली। और ये N2 माइनस N1, ये तो बस गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल और गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल का अंतर है। जी हाँ, और इसे लिखने का एक खास तरीका है डेल्टा N नॉट XE 2080-2089। डेल्टा NG, G का मतलब सिर्फ गैस वाले मोल्स। बिल्कुल। ये याद रखना जरूरी है कि इसमें सिर्फ गैस के मोल गिनने हैं, सॉलिड या लिक्विड के नहीं। समझ गए। और R क्या है? वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ, R गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू करीब 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होती है SI यूनिट्स में। और T? टेम्परेचर है केल्विन में। तो गैस वाले रिएक्शंस के लिए फाइनल रिलेशन आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। यही है। ये समीकरण साफ दिखाता है कि जब गैसें शामिल हों तो डेल्टा H और डेल्टा U बराबर नहीं होते, जब तक कि वो डेल्टा NG 0 ना हो जाए। हाँ ना? अच्छा, इससे पहले कि हम उस पे जाएं कि ये 0 कब होता है, क्या कोई उदाहरण देख सकते हैं इसका? मतलब डेल्टा NXE20XAT XNR वाली टर्म का क्या असर होता है? हाँ जरूर, एक जाना पहचाना रिएक्शन लेते हैं। अमोनिया बनाने का प्रोसेस हैबर प्रोसेस। N2G प्लस 3H2G संतुलन में 2NH3G। जी, यही। इसमें नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस है, सब गैस। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा NXE20XATNR वाली टर्म कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट्स के गैस मोल माइनस रिएक्टेंट्स के गैस मोल। सही। प्रोडक्ट्स में अमोनिया के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, मतलब टोटल 1 + 3 = 4 मोल। बिल्कुल। तो डेल्टा NXE20XATNR इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स के गैस मोल, रिएक्टेंट्स के गैस मोल इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू -2। -2। तो डेल्टा NXE20XATNR नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन में गैस के मोल कम हो रहे हैं। हाँ, अब इसे समीकरण में रखें। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NXE20XATNR RT। तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस -2 RT या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2 RT। सही। तो अमोनिया सिंथेसिस के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U से 2RT कम होगा। और ये 2RT कितना होता है? मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है, यानी 298 केल्विन पर। तो 2RT होगा लगभग 28.314 JK प्रति मोल। 298 के ये करीब 4955 जूल प्रति मोल आता है, मतलब लगभग 5 किलो जूल प्रति मोल। तो डेल्टा H और डेल्टा U में लगभग 5 किलो जूल प्रति मोल का फर्क होगा इस रिएक्शन के लिए। जी हाँ, सुनने में शायद कम लगे, पर जब बड़ी मात्रा में रिएक्शन हो रहा हो या बहुत सटीक कैलकुलेशन करनी हो तो ये अंतर मायने रखता है। हाँ, ये उदाहरण वाकई दिखाता है कि डेल्टा N0XAT, 0XAT, 0N9 कैसे फर्क डालता है। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं जब डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होंगे? हमारा समीकरण ही जवाब देता है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N0XAT, 0XAT9 RT। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब वो डेल्टा N0XAT, 0XAT9 वाला हिस्सा 0 हो जाए। हाँ, वो टर्म 0 होनी तो चाहिए। R तो 0 है नहीं, T भी जब तक एब्सोल्यूट 0 ना हो 0 नहीं होता। तो इसका मतलब है कि डेल्टा N0XAT, 0XAT9 को ही 0 होना पड़ेगा। अच्छा, तो डेल NO2V 0 कब होगा? 2 मेन केस बनते हैं, जैसे कि हमारे श्रोत में बताते हैं। पहला तो वही केस है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, जब रिएक्शन में कोई गैस हो ही ना, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड। हाँ, वहां हमने देखा था डेल V लगभग 0 था, तो P डेल V भी 0। हाँ, तो प्रभावी रूप से डेल NO2V RT वाली टर्म वैसे भी लागू नहीं होती या महत्वहीन हो जाती है
और डेल एक्स इक्वल्स डेल यू होता है। ठीक है, और दूसरा केस? दूसरा केस तब है जब रिएक्शन में गैसें तो हैं, लेकिन जितने मोल गैस रिएक्टेंट्स में हैं, उतने ही मोल गैस प्रोडक्ट्स में भी बन रहे हैं। मतलब N2 इक्वल्स N1। बिल्कुल, अगर N2 इक्वल्स N1 है तो डेल NO2 V 0 हो जाएगा। और अगर डेल NO2 V 0 तो डेल NO2 V RT भी 0 हो जाएगा। हाँ, और तब समीकरण बन जाएगा डेल H इक्वल्स डेल U। क्या इसका भी कोई उदाहरण है? जहां गैसें हो पर डेल NO2 V 0 हो। हाँ है, जैसे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं। H2G प्लस I2G टेंड्स टू 2HIG। अच्छा, इसमें देखते हैं रिएक्टेंट्स में 1 मोल H2 और 1 मोल I2, दोनों गैस, तो टोटल 2 मोल गैस। सही। और प्रोडक्ट में 2 मोल HI गैस, तो प्रोडक्ट में भी 2 मोल गैस। हाँ, तो डेल्टा NG इज इक्वल टू गैस मोल प्रोडक्ट्स माइनस गैस मोल्स रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा? जी हाँ, क्योंकि गैस के मोलों की संख्या बदली ही नहीं, तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर कोई नेट प्रेशर वॉल्यूम काम नहीं हुआ। वाह, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। तो किसी भी रिएक्शन के लिए हमें बस उसका बैलेंस्ड इक्वेशन देखना है और सिर्फ गैस वाले स्पीशीज के मोल्स गिनने हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स के गैस मोल्स में से रिएक्टेंट्स के गैस मोल्स घटाने हैं। उससे डेल्टा NG मिल जाएगा। और फिर हम बता सकते हैं कि डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होंगे या उनमें डेल्टा NG RT का अंतर होगा। बिल्कुल। ये प्रोसेस आसान है, पर थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए बहुत जरूरी है। शानदार, लगता है हमने इस रिश्ते को काफी अच्छे से समझ लिया है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। हमने शुरू किया H इज इक्वल टू U प्लस PV से, फिर देखा कि कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जी। फिर देखा कि P डेल्टा V का रोल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है तो डेल्टा V लगभग 0, P डेल्टा V लगभग 0, और इसलिए डेल्टा H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा U। और अगर गैसेस शामिल हैं तो डेल्टा V महत्वपूर्ण है, और आइडियल गैस मानकर रिलेशन बनता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NO XE20 XE82 XE89 RT, जहां डेल्टा NO XE20 XE82 XE89 सिर्फ गैस के मोलों का अंतर है। बिल्कुल। और आखिर में डेल्टा H और डेल्टा U बराबर कब होते हैं? या तो जब रिएक्शन में कोई गैस ना हो तब वो लगभग बराबर होते हैं, या फिर जब गैसें हों पर उनके मोल ना बदलें, यानी डेल्टा NO XE20 XE82 XE89 इज इक्वल टू 0, तब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, और इस सब का सार यही है कि किसी रिएक्शन की एनर्जी को ठीक से समझने के लिए सिर्फ हीट चेंज, जो अक्सर डेल्टा H होता है, देखना काफी नहीं है। हमें इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा U और इन दोनों के बीच का रिश्ता भी समझना होगा। जी, और वो रिश्ता जैसा हमने देखा चीजों की फिजिकल स्टेट और गैस के मोलों में बदलाव पर टिका है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल है। चाहे लैब में कैलोरी मीटर से हीट मापनी हो, या किसी इंडस्ट्री में प्लांट की एफिशिएंसी देखनी हो, या कोई नया प्रोसेस डिजाइन करना हो, हर जगह ये काम आएगा। हाँ, डेल्टा H और डेल्टा U का फर्क समझने से ही पता चलता है कि टोटल एनर्जी चेंज का कितना हिस्सा हीट बना और कितना काम में गया। सही कहा। ये जानना कि कब हम इन दोनों को एक मान सकते हैं और कब हमें डेल्टा N RT करेक्शन लगाना है, ये थर्मोडायनेमिक्स की एक फंडामेंटल समझ है। और बहुत शक्तिशाली भी। चलिए, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने आज पूरी बात आइडियल गैस मानकर की, PV इज इक्वल टू NRT इस्तेमाल किया। हाँ, ये एक धारणा थी। पर असलियत में गैसें हमेशा आइडियल नहीं होती, खासकर हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पर। सही बात है, रियल गैस डिविएट करती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि रियल गैसों का ये जो नॉन आइडियल बिहेवियर है, ये हमारे फाइनल रिलेशन डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NO CT रेशियो T20 एक्सेलरेशन 82-89 RT को कैसे असर डालेगा? क्या रियल गैसों के लिए ये समीकरण थोड़ा बदल जाएगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इस पर और सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से। तो इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आज की बातचीत से डेल्टा H और डेल्टा U के बीच के इस अहम रिश्ते को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।